अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान के बच्चों की हालिया दिनों 9 मई केसेस में गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई के बाद आज इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अंडे फेंकने का अफसोसनाक वाकया सामने आया। इस वाकये की जहां हर तरफ से मजम्मत सामने आ रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाकये को हालात बिगाड़ने की साजिश करार दे रही है, जबकि हुकूमत ने भी इस वाकये की मजम्मत करके उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत का नतीजा करार दिया है। ये वाकया आज उस वक्त पेश आया जब अलीमा खान अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में इमरान खान से मुलाकात के बाद दागल के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर 2 अंडे फेंके गए, जिसमें से एक अंडा अलीमा खान को लगा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शोर शराबा किया और अंडा फेंकने वालों के ताकुब की कोशिश की, मगर पुलिस ने मौके से 2 लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अहम बात यह कि पिछले कुछ रोज से अलीमा खान को मीडिया टॉक्स के दौरान जाराना माहौल और सहाफियों के सख्त सवालात का सामना रहा है और आज उनके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वक्त दोनों मुबैना हमलावर लड़कियां पुलिस की तहवील में हैं और पुलिस का दावा है कि इन दोनों खवातीन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ग्रैंड अलायंस और एप्का के अफराद एहतजाज करने आए थे और खवातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब ना देने पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज हैदर शराजी से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाकये की मजम्मत करते हुए कहा कि कोई है जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। ये पहला मौका है कि बात फिजिकल हमले तक पहुंच चुकी है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देकर ऐसे वाकयात को फिलफौर रोका जाए। अलीमा खान ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, वो सिर्फ भाई का पैगाम पहुंचाती है। मगर दूसरी तरफ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस वाकये को ड्रामा करार दिया है। अहम बात यह कि बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने इस वाकये पर अपने रद्दमल में लिखा था कि अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है, आप सबको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे तक पहुँचें। जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि यह सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वा लिया। जबकि वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अपने पैगाम में वाकये की मजम्मत करते हुए कहा कि अंडे, जूते और स्याही की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ करवाई और आज उन्हें उसी का सामना है। फ़र्क यह है कि हम ऐसे रवैयों की मजम्मत करते हैं। सियासत इख्तलाफ राय से चलती है, मगर ये इख्तलाफ सियासी आदाब के साथ होना चाहिए। इख्तलाफ राय का इजहार बदतमीज़ी और बदतहजीबी से नहीं होना चाहिए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी इस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, साथ ही उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत का नतीजा भी करार दे रहे हैं। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तानी सियासत में इस किस्म के वाकयात पहले भी होते रहे। इससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमा भी ऐसे वाकयात का सामना कर चुके हैं। 2018 में नवाज शरीफ पर जामिया नईमिया में जूता फेंका गया। इस वाकये से कुछ रोज पहले नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल पर भी जूता फेंका गया, जबकि एहसन इकबाल को कातलाना हमले का भी सामना करना पड़ा। इसी तरह ख्वाजा आसिफ पर भी स्याही फेंकने का अफसोसनाक वाकया सामने आ चुका है और उस वक्त इमरान खान इन वाकयात की मजम्मत करते थे, जिस तरह आज हुकूमत इन वाकयात की मजम्मत कर रही है, मगर साथ ही हुकूमत इसे कारमा भी करार दे रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को भी ऐसे सामना करना पड़ा है। 2018 में ही इमरान खान पर भी जूता फेंकने का वाकया सामने आया था, लेकिन अलीम खान को वो जूता लगा था। जबकि कुछ माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा रऊफ हसन को नामालूम ख्वाजा सराओं की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और आज तक ये इल्म नहीं हो सका है कि वो ख्वाजा सरा कौन थे और रऊफ हसन को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया। बहरहाल आज जो वाकया पेश आया उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई के लिए थाना सदर बैरूनी में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें नामालूम अफराद की जानिब से अंडे मारने का इल्ज़ाम लगाया गया है। आज इस वाकये से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि उन्होंने आज इमरान खान को बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। ताहम उनके मुताबिक इमरान खान ने उन्हें बताया कि उन्हें और बुशरा बीबी को जहनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हमारे पे टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि जहनी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और इसका क्या मकसद है?
इमरान खान को किस लिए मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान छूट जाएं। आज पेश आने वाले वाक़े पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने। लेकिन उससे पहले अपडेट हासिल करेंगे। शब्बीर डार जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, वो मौके वारदात में मौजूद थे। शब्बीर डार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर, पहले आपकी तरफ आते हैं, ज़रा बताइएगा, आप वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे जब अलीमा खान साहिबा पे ये अंडे फेंकने का वाक़या पेश आया, और उसके बाद बताया गया पुलिस की जानिब से कि 2 खवातीन को हिरासत में लिया गया है जिनका ताल्लुक पीटीआई से था। वो वहाँ पे एहतजाज करने आई हुई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जो थाने में दरख्वास्त दी गई है उसमें वो कह रहे हैं कि नामालूम अफराद की जानिब से ये वाकया हुआ था। क्या तफसीलात हैं इसकी? शहजाद साहब, अडियाला जेल के बाहर आज 2 वाकयात रौनमा हुए हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत से कबल एक वाकया पेश आया और तोशाखाना 2 केस की समाअत के बाद ये जो अंडा फेंकने वाला वाकया है ये पेश आया। अच्छा, तोशाखाना 2 केस की समाअत से कबल अलीमा खान जब अडियाला जेल पहुंची और अडियाला जेल के बाहर उन्होंने सहाफियों से 2-4 मिनट गुफ्तगू की। वहां पे कुछ सहाफी आए थे और 2 रोज कबल एक वाकया आपके नोटिस में होगा, उनसे सवालात किए गए थे सहाफियों की जानिब से और उस पर वहां पर हंगामा खेजी रही थी। उसी वाकये से मुतल्लिक आज कुछ सहाफियों ने उन्हें बताया कि आपसे जो हमने सवालात किए थे 2 रोज कबल, उस पर पीटीआई के लोगों ने हमारी ट्रोलिंग शुरू की है और हमें धमकियां दी जा रही है, हमारे खानदान वालों को थ्रेट किया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगी, आप इसकी मजम्मत करेंगी या नहीं करेंगी? इस पर अलीमा खान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। हालांकि सहाफी बार बार इसरार करते रहे इस बात पे कि उन्हें धमकियां मिल रही है, लेकिन अलीमा खान उन सहाफियों के सवालात के जवाब दिए बगैर वहां से रवाना हुई और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और सहाफी मुसलसल उनको फॉलो करते रहे, उनसे पूछते रहे। इस मौके पर वहां पर पीटीआई रावलपिंडी की एक रहनुमा समाबिया ताहिर मौजूद थी और पीटीआई कारकुन नादिया खटक वहां पे मौजूद थी। उन्होंने सहाफियों से वो उलझ पड़ी और सहाफियों को धक्के दिए और सहाफियों को बताया कि आप अलीमा खान को हरास कर रही हैं और ये एक वाकया समाअत से कबल पेश आया। जब समाअत शुरू हुई, अलीमा खान और उनकी बहन उज़्मा खान अंदर चली गई, समाअत में वो शामिल हुई, बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात भी हुई, करीबन 1 घंटा उनकी मुलाकात हुई और समाअत के बाद जब वो बाहर निकली तो वो सीधा दागल नाके की तरफ चले गए जहां पर कैमरे लगे होते हैं, मीडिया की DSNG वहां पे मौजूद होती हैं और वहां पर अमूमन जो अलीमा खान है वो मीडिया से गुफ्तगू करती हैं। बानी पीटीआई की जानिब से जो भी हिदायत होती हैं, जो भी पैगामात होती है वो मीडिया को बताती हैं। अच्छा, वहां पर जब अलीमा खान पहुंची, हम भी पहुंची, तो वहां पर करीबन 100 के करीब लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, सरकारी मुलाजमीन उसमें शामिल थे, वो वहां पर एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने अलीमा खान का रास्ता भी रोकने की कोशिश की, लेकिन अलीमा खान ने उनको नजरअंदाज किया और वो सीधा कैमरों की तरफ गई, मीडिया नुमाइंदों की तरफ गई और वहां पर उन्होंने अपना जो भी गुफ्तगू है उसका आगाज किया और तकरीबन उनकी गुफ्तगू खत्म होने वाली थी। इसी दौरान कैमरों के अकब से 2 अंडे फेंके गए अलीमा खान पर। एक अंडा उनके सीधे उनके मुंह पे लगा और फिर कब्जों पे गिरा, दूसरा जो अंडा है वो उन पे नहीं लगा, वो फर्श पे गिरा। अच्छा, ये जब अंडा उनको लगा उसके बाद पीटीआई खवातीन वहां पे मौजूद थी, कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने वहां पे भगदड़ मच गई, शोर शराबा हुआ, किसने किया, क्यों किया, एक भगदड़ मच गई और सारे लोग जो है वो उस तरफ भागे जहां से अंडे फेंके गए थे और वहां पर 2 खवातीन का बताया गया कि इनकी तरफ से ये अंडे फेंके गए तो पीटीआई कारकुनान उनके पीछे दौड़ पड़े और वो दोनों खवातीन जाकर गाड़ी में बैठ गई। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची और पुलिस ने उन दोनों खवातीन को अपनी तहवील में लिया, गाड़ी में बिठाया और वहां से उनको अडियाला जेल चौकी मुंतकिल किया। अच्छा, अलीमा खान भी उसके बाद वहां से चली गई, जो सरकारी मुलाजमीन वहां पर आए थे वो भी चले गए और वहां कारकुनान भी थे वो भी चले गए। उसके बाद हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये खवातीन जो है वो कहां से आई थी, कौन थी, किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, ये पता करने की कोशिश जब हम कर रहे थे तो रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये जो 2 खवातीन हैं
इनका ताल्लुक पीटीआई से ही है। और ये जो सरकारी मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर एहतजाज के लिए आए थे, उन्होंने वहां पे नारेबाजी भी की अली अमीन गड्ढापुर के खिलाफ, केपी हुकूमत के खिलाफ। उनका कोई सैलरीज का भी इशू था, सर्विस स्ट्रक्चर का भी इशू था, और वहां पे प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है इदारों की। तो उन मुतालबात के सिलसिले में कहा गया है कि ये जो दो मतलब इन खवातीन को किसी ने, अगर पुलिस का कहना है कि पीटीआई की खवातीन थी, एहतजाज करने आई थी, तो किसी ने पहचाना पीटीआई के वहां पे बहुत से लोग थे कि हाँ हमारी खवातीन है? क्योंकि ऐसा लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको एक साजिश से जोड़ रही है कि ये हमें लड़वाने की कोशिश है और हमला हुआ है बाकायदा उन पे। शहजाद साहब, हम पिछले 2-3 माह से ये सिलसिला है। डेला जेल के बाहर जब अलीमा खान आती हैं तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी आते हैं, वहां पे पुलिस भी होती है, दीगर लोग भी होते हैं, मीडिया भी होता है। तो ये पहचानना मुश्किल है कि ये खवातीन कौन थी, लेकिन पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ये इनका ताल्लुक पीटीआई से ही है और ये सरकारी मुलाजमीन के हमरा यहाँ पर आई थी। और इन्होंने जब अलीमा खान से अपने मुतालबात के हवाले से सवाल करना चाहता, उनको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने अलीमा खान पर अंडा फेंका, ये पुलिस का कहना है। लेकिन अभी तक जो दोनों खवातीन है वो पुलिस की हिरासत में, और पुलिस का कहना है कि उनसे तफ्तीश जारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज जो वाकया पेश आया इस पर मजीद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की सियासत में पहला वाकया नहीं, आपके लीडरान पर हमला हो चुका है, इमरान खान पर हमला हुआ है। क्या कहेंगे बतौर एक सियासी रहनुमा आज जो अलीमा खान साहबा के साथ हुआ? देखिए शहजाद साहब, ये वाकया जो है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए किसी तबसरे और किसी हवाले के बगैर। उसकी वजह ये है कि वो एक बुजुर्ग खातून है और इमरान खान साहब की सियासत जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनका किरदार एक बहन के तौर पे बड़ी वो बावफा बहन है। मैं तो इस हवाले से उनको बड़ा जो है वो उनका रिकॉर्ड करता हूँ। और उनके साथ जिसने भी उसका तल्लुक किसी जमात से भी हो, बहरहाल उनको करार वाक़ई उनको सज़ा दी जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है। ऐसे वाक़यात की मजम्मत जो है वो किसी हवाले या किसी तबसरे के बगैर होनी चाहिए। ये जो है वो इट सेल्फ जो है वो काबिल मजम्मत वाक़या है। मतलब कुछ रहनुमा हैं आपके, जैसे अपने तलाल चौधरी साहब का जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में, उन्होंने भी मजम्मत की, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये देखिए पीटीआई की अपनी सियासत ऐसी रही है, तो ये कारमा है, ये उनकी सियासत है जो कि अब उनके गले पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए बगैर किसी इफ एंड बट्स के? जी, मेरा ख्याल है कि उससे फिर थोड़ा जो मजम्मत जो है ना, या ऐसे वाक़यात से नफरत का जो इजहार है उसमें कमी वाक़ई होती है। ऐसे वाक़यात की किसी सूरत में भी जो है वो हौसला अफजाई जो है वो नहीं की जानी चाहिए। बाकी तो सबको पता ही है किसने क्या किया, कब कब किया, और वो चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे हैं। किसी एक वाक़ये को उनसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है। जिसने भी ये किया है उसके को आगे पीछे जो भी तो है, तो इसकी मजम्मत जो है वो इसी अंदाज में होनी चाहिए ताकि ऐसा करने वालों की जो है वो हौसला शिकनी हो, हौसला अफजाई ना हो जी। क्योंकि जब आप फिर किसी और हवाले से जोड़ते हैं तो फिर किसी न किसी तरह से जो है ना वो फिर जो आर्गूमेंट मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत और नामुनासिब और इंतहाई घटिया हरकत है और ये काबिल मजम्मत वाक़या। अब इसकी तहकीकात होना जरूरी है, क्योंकि पुलिस का ये वर्जन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन थी, वहां पे एहतजाज करने आई थी, उनके सवालात के जवाब नहीं दिए, लिहाजा उन्होंने अंडा फेंक दिया। लेकिन कुछ जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाकायदा ये अलीमा खान करने के लिए किया जा रहा है। और पिछले कुछ अरसे से वो कह रहे हैं कि आप सीक्वेंस देख लें कि बच्चों को गिरफ्तार किया गया, फिर बच्चों को रिहाई भी हुई है, उनसे बड़ा जहराना रवैया है आजकल मीडिया टॉक्स वगैरह में। तो ये उसके एक तसलसल है जो कि जारी है, तो उसकी तहकीकात होना जरूरी है। लेकिन मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब अलीमा खान बुशरा बीबी की बहन को कोट करते हुए कह रहे हैं कि देखिए ये सब कुछ ड्रामा है। तो अगर पहले ही इसको ड्रामा हुकूमत करार दे देगी तो फिर तहकीकात कैसे होगी? अभी भी सब कह रहे हैं कि कौन थी खवातीन, एकदम से गाड़ी में बैठ के पुलिस उनको लेके चली गई, कुछ नहीं पता उनके वेयर अबाउट्स क्या है। नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको वहाँ से फौरी तौर पे पुलिस ने अगर उनको निकाला है वो तो अच्छा किया है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुकी रहती तो फिर उनको भी शायद कोई वहाँ पे जज्बात में आके जो है वो नुकसान पहुँचाता। लेकिन मामला ये है कि जिसने भी किया वो किसी भी जो है वो
वजह से किया हो, या उसकी कोई ज़ाती अदावत हो, या उसका कोई एहतजाज हो। लेकिन ये एहतजाज का तरीका जो है, और ख़ास तौर पे किसी खातून के खिलाफ, ये बिल्कुल जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर हमें इस किस्म का उज़र जो है वो तराशने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और इन वाक़यात को जो है देखेंगे, कल को फिर अगर ये रिवाज पड़ेगा तो फिर जी, तो ये किसी से भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ये बात ये आपकी जो है सियासी तौर पे वाक़या बिल्कुल जो ठीक है, है क्योंकि देखिए एक पब्लिक ऑफिस हाँ, होल्डर या सियासतदान हो, उसका तो काम ही पब्लिक में जाना है। और अगर ये खौफ फैल जाए कि आप पब्लिक में जाएं और अंडे या किसी और किस्म का फिजिकल अटैक आप पे हो सकता है, तो सियासतदान कैसे फिर बाहर निकलेगा? अभी भी हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है उनको बाकायदा पूरी प्लान करके सिक्योरिटी चाहिए होती है, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा इस किस्म के वाकयात ना हो। लेकिन जहां तक सियासी बयान की बात है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तो जिम्मेदारी भी है ना। अब रऊफ हसन साहब के हवाले से उनके ऊपर कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े एक ख्वाजा सरा ने आके उनका पूरा मुल्क मुंह पे छुरा मारा। अच्छा खासा डीप कट था। आज तक हमें नहीं पता चला कौन ख्वाजा सरा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पेशरफ नहीं हुई। तो फिर ये सवाल तो उठता है ना हुकूमत से कि ठीक है आप सियासी तौर पर मुजम्मत करें, पकड़े तो सही ऐसे लोगों को। देखिए, इसमें हुकूमत को भी ये चाहिए कि हुकूमत पकड़े, लेकिन मामला होता ये है कि जिस किसी के साथ भी ये वाक़या पेश आता है, लाज़मी बात है कि वो कोई ना कोई पॉलिटिकल फ़िगर होता है, और लीड रोल में होता है। कोई आम आदमी के साथ तो इस किस्म के वाक़ये की फिर कोई अहमियत नहीं बनती। तो मैंने ये देखा है कि वो लोग भी फिर इसको परस्यू नहीं करते। ये रऊफ़ हसन साहब वाली जो आपने बात की है, मेरे जहाँ तक इल्म में है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई उन्होंने तवज्जो नहीं की थी। ना ही उन्होंने किसी को जो है वो नामज़द किया था। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में जब लेकिन आए थे ये इस इंसिडेंट के बाद, तो बाकायदा वो कह रहे थे कि पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं, किसने हमला किया। उन्होंने ये कहा था बाकायदा। और पुलिस की तो जिम्मेदारी बनती है स्टेट की कि दिन दिहाड़े ऐसा वाकया हो जाए तो पता तो लगाए ना कि कौन लोग हैं वो। जी, बिल्कुल, ये परसू होना चाहिए, पर वैसे अक्सर वाक़यात में तो लोग पकड़े जाते हैं, मालूम ही होता है। अब ये ख़वातीन जो है, ये इनको पकड़ना तो कोई मुश्किल नहीं था, और अब इनको पता चलाया जा सकता है। अगर कोई इनके पीछे था तब भी, और अगर इनका कोई ज़ाती अनाज था तब भी। और हाँ, अक्सर वाक़यात अब जब किसी ने कोई जूता फेंका है किसी के ऊपर, या किसी ने कोई इस किस्म की हरकत की है, तो वो अक्सर लोग जो हैं, वो मौके पे पकड़े गए हैं। लेकिन बाद में फिर जिन लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ, उनकी बाद में पीटी माफ़ी तलाफ़ी हो गई। राणा साहब, पीटीआई किसी चेयरमैन को मैंने बैजले गौर सलाह इसको होता नहीं था। इसको एक बड़ी साजिश के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकायदा हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की फैमिली को अटैक करके। और अलीमा खान साहिबा के हवाले से, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके 2 बेटों की गिरफ्तारी, अब तो चले वो जमानत पे रिहा हो गए, केस खत्म नहीं हुए, जमानत पे रिहा हुए हैं। तो उनको क्या टारगेट किया जा रहा है? और पीटीआई में तो ये बात हो रही है कि क्योंकि वो इमरान खान का पैगाम पहुंचाती हैं बाहर आके उनसे मुलाकात करके, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर आप इस साइट पे अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इससे क्या टारगेट है जी? इससे तो क्या अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी हैसियत में, उनकी पोजीशन में क्या कोई कमी वाक़ई हुई है इससे? मेरी नज़र में तो मैं समझता हूँ कि वो मज़बूत हुई है। अगर आप उनको इस तरह से अटैक करेंगे, या किसी के ऊपर भी करेंगे, या जिसके भी ऊपर हुआ है, उससे लोगों की हमदर्दी बढ़ी है, उसकी पार्टी की हमदर्दी बढ़ी है। मीडिया ने उसको जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिवली जो है वो उन लोगों को जो है वो सर, किसी ने, राणा यानी साहब, किसी ने अपनी मजबूती या हमदर्दी हासिल करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि अपने ऊपर अंडा पड़वा ले, जूता पड़वा ले। ये अंडे जूते की जगह गोली भी हो सकती है, जो एहसन इकबाल साहब को मारी गई थी। तो किसी की नहीं, बहादुरी नहीं, साबित करने के लिए उसको अंडा नहीं, खाना थोड़ी देखिए, जरूरी है। नहीं, देखिए, मैं ये बात इन मानों में कर रहा हूँ कि अगर कोई ये कह रहा है कि उनको इस तरह से अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाना कि अगर किसी का मकसद था, तो फिर पॉलिटिकली तो इससे नुकसान नहीं पहुंचता। नहीं, पॉलिटिकली नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन खतरा तो है ना किसी के लिए। जी, बिल्कुल, खतरा है, और इसकी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक जो एरिया है, उस एरिया में आम आदमी जो है वो नहीं जा सकता। आप चेकिंग के बाद लोग जाते हैं, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे इस बारे में बाज़पुरस होनी चाहिए, और इस बात का भी मालूम किया जाना चाहिए कि वो खवातीन जो है वहाँ पे किस हवाले से गई हैं, चले देखते उनको हैं अब कौन इसमें वहाँ पे कितनी लेके गया है, पेशरफ्त जो होती है। मिनी जैसे मैंने लॉकर। कहा, रऊफ हसन के वाकये में भी अब 2 खवातीन ऑलरेडी, वो कह रहे हैं पुलिस वाले हिरासत में। देखते हैं उनके खिलाफ क्या पर्चा होता है, क्या
जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम मिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत के खिलाफ सिफारती जंगी और बयानी के महाज पर कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मौसर और मुतारिक सिफारतकारी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत में बयानात सामने आ रहे हैं। रूस भी पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और अब चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और साइडलाइंस में होने वाली मुलाकातों में जहां एक तरफ पाकिस्तान नुमाया नजर आया, वहीं इस इजलास के बाद दो तरफा इजलासों में पाक चीन ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के मुआहदे और ऐलानात सामने आ रहे हैं। और अहम बात यह कि पाकिस्तान ये गैर मामूली सिफारतकारी एक ऐसे वक्त में करता नजर आ रहा है जब दुनिया की अहम माशी और फौजी ताकतों के दरमियान तनाव में इजाफा हो रहा है, मगर पाकिस्तान किसी एक मुल्क के कैंप का हिस्सा बने बगैर चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में बैलेंस करता नजर आ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के 6 रोजा दौरे के बाद वतन वापस आ चुके हैं। हुकूमती वज़रा इस दौरे को इंतहाई कामयाब दौरा करार दे रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि इस दौरे के सम्राट अवाम को जल्द नजर आएंगे। अहम बात यह कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम वफाकी वज़रा के हमरा चीन का दौरा 30 अगस्त से 4 सितंबर तक जारी रहा, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास समेत जंग अजीम दोयम में चीन की फतह के 80th एनिवर्सरी के परेड में भी शिरकत की, जबकि इस दौरान वजीर आजम की चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वजीर आजम ली चियांग और चीन की बिजनेस कम्युनिटी से भी अहम मुलाकातें हुई। और अहम बात यह कि इस दौरे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। कल इस दौरे के आखिरी दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब के दरमियान मुलाकात में जहां सीपैक का शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया गया, वहीं बिजनेस टू बिजनेस इश्तराक को मजीद फरोग देने के लिए $8.5 अरब मालियत के 21 नई मुफाहमत की यादाश्तों और जॉइंट वेंचर्स पर दस्तखत भी किए गए। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी और उन्हें पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का भी यकीन दिलाया। I would encourage all Chinese investors sitting here in this hall and those who are not here, please make use of this opportunity. Question obviously which is concerning most of you is about security in Pakistan. But I want to make it clear, security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. Please come forward, change the landscape. अब अहम बात यह कि वजीर आजम के इस दौरे चीन के बाद भी चीनी सरमायाकारों की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है कि हुकूमत ने किसी दोस्त मुल्क से बड़ी सरमायाकारी का दावा या उम्मीद का इजहार किया हो, क्योंकि इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद वज़रा अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और कतर की जानिब से भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के दावे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दावा मटीरियलाइज नहीं हो सका है। हुकूमत माजी में सरमायाकारी के बड़े बड़े दावे कर चुकी है, इसलिए अब देखना होगा कि चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में $8.5 अरब की सरमायाकारी के MOUs कब तक मटीरियलाइज होंगे। इस पूरे दौरे और इससे जुड़े उम्मीदों पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चाइना के विजिट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिलाल कियानी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो पाकिस्तान जब से इंडिया से जंग जीता है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इवन रशियन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़े। लेकिन इस पूरे जो चाइना के विजिट पे हमने एक देखा, क्योंकि अमेरिका से भी बड़ा रिएक्शन आया जब पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट साथ देखे गए, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे थे। तो अमेरिका ये फील कर रहा है कि हमारा जो एक स्टैचर था दुनिया में, एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, उससे शायद अब हमें एक चाइना की तरफ से मैसेज मिला है कि हम सिफायतकारी के लिए भी तैयार हैं और जो वेपन की नुमाइश की है उससे हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। तो कहा जा रहा है शायद दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा और चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। अब इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारे लिए बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पर पहले अपनी राय दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाह शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए शहजाद साहब, डिप्लोमेसी का चैलेंज ही ये होता है, हाउ टू बैलेंस ऑल योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। और आपने देखा है कि पिछले इस साल के दौरान अगर आप देख लें, जंग से पहले से लेके अब तक जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी, उसके बाद से हमारी अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथनिंग हुई और चाइना की मज़ीद स्ट्रेंथनिंग हुई है। वी वर ऑलरेडी वेरी क्लोज। सिमिलरली आप देखिए रशिया के साथ जो ताल्लुकात और जो हाई लेवल एक्सचेंजेस बढ़ गए हैं। आप मिडल ईस्ट में देखें कि किस तरह ईरान
एट द सेम टाइम गल्फ स्टेट्स कतर, यूएई, सऊदी, टर्की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स अजरबैजान, अब हम आर्मीनिया के साथ भी आगे लेके जा रहे हैं आफ्टर द पीस डील विद अजरबैजान। सो एट ऑल लेवल्स, बांग्लादेश का एक हिस्टोरिक विजिट डार साहब ने किया, एट ऑल लेवल्स वी आर स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस। एज फार एज चाइना एंड अमेरिका इज कंसर्न, देखिए हमने दोनों रिलेशनशिप्स को अपने मेरिट्स पे डील करना है, बोथ आर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए हम एंड आई थिंक आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब की कंसिस्टेंट ये मैसेजिंग रही है, आपने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी देखा उनको कि हमने हर ताल्लुक को अपने उस बायलैटरल मेरिट के ऊपर ट्रीट करना है, एंड वी हैव टू इंश्योर कि हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस ताल्लुक की, उसको मीट करके उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करें, और ये नहीं कि हम किसी भी सूरत एक ताल्लुक को इस तरह इस्तेमाल होने दें कि वो दूसरे के ख़िलाफ़ हो। ये हमने दोनों सारे ताल्लुकात को, इन स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स को साथ लेकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब एंड द रेस्ट ऑफ द टीम एट द फॉरेन ऑफिस एंड द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आपने देखा कि पिछले 6 माह से एक्टिवली दे ऑल प्लेड देयर पार्ट्स एट ऑल लेवल्स टू इंश्योर कि वी मे नॉट ओनली मेंटेन दिस बैलेंस बट वी स्ट्रेंथन ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अमेरिका का हमेशा से कंसर्न रहा है, खासतौर पे जब भी हम देखते हैं आईएमएफ से नेगोशिएशंस होती हैं, वो ये पूछते हैं चाइना से आपने कितना लोन लिया हुआ है, क्या हमारा लोन उसको पे ऑफ करने में नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये कंसर्न्स हमने पहले भी देखे, लेकिन ट्रंप जो कि गैर रिवायती सियासतदान है, इतने गैर रिवायती कि अपने स्टैंडर्ड्स को भी वो अबूर कर रहे हैं। क्योंकि जब ये मुलाकात हो रही थी तमाम प्रेसिडेंट्स की और जो एक चाइना ब्लॉक की बात हो रही थी, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अमेरिका के खिलाफ साजिश आप लोग तैयार कर रहे हैं। मतलब इट्स वेरी अनयूजुअल। तो ट्रंप साहब कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि चाइना से हम करीब होते जाएं जैसे इंडिया से ताल्लुकात उनके बिगड़े? तो इसका तो कोई खतरा नहीं है कि शायद ट्रंप को ये नागवार गुजरे कि चाइना से हम इतना क्यों कुर्बतें कर रहे हैं? देखिए, दे आर टू ग्लोबल पावर्स, चाइना और अमेरिका, और उनके तो आपस के जो मामलात हैं वो उनके आपस के मामलात हैं। हमने उसके अंदर फरीक बनना नहीं है और ना ही हम बन रहे हैं। और आपने देखा है कि चाइना के साथ हमारी एक मज़ीद स्ट्रेंथनिंग जो इस साल हुई है, एक इकनॉमिक कोऑपरेशन थी, उसमें मज़ीद डिफेंस कोऑपरेशन में स्ट्रेंथनिंग हुई, और उसको अपनी जगह रहते हुए आपने देखा कि अमेरिका के साथ हमने एक ट्रेड डील साइन की जो कि जब भी साइन होनी है, मगर एक ट्रेड डील एग्री की जिसके नतीजे में हमें अपने खत्ते में जो हमारे मेन कंपेटिटर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन टैरिफ मिला। तो हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह लेके चलते रहेंगे। आई डोंट थिंक इट इज़ अ केस ऑफ पिकिंग अ साइड, आई थिंक इट इज़ अ केस ऑफ इंश्योरिंग कि हम दोनों रिलेशनशिप्स को अपने मेरिट पर डील करें और उसके अंदर इस बैलेंस को भी बरकरार रखें, और दोनों जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट और ब्रॉड कोऑपरेशन, डीप कोऑपरेशन को हम इंश्योर करें। जो उन दोनों रिलेशनशिप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। एक तो कल स्टेट लेवल पे ये बात हुई कि सीपैक को मजीद आगे बढ़ाना है, सीपैक 2.0 की बात, जी ठीक है। दूसरा फिर B2B जो मंसूबे हैं या MOU साइन हुए हैं उसके हवाले से बात हुई कि $8.5 बिलियन के MOUs जो हैं वो साइन किए गए हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं। क्या है इस पर डिटेल्स और कितने रियलिस्टिक है कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी? जी देखिए, एक तो सोर्स को आप 2 में ब्रेकअप कर लीजिए। $8.5 अरब जो हैं उसमें से $1.5 अरब के या $1.5 के तो JVs हैं जो कि एक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं। दीज आर एंड प्राइमरली ये सारी मेरे ख्याल से B2B हैं या बिजनेस पाकिस्तान के एंड से बिजनेस लेड हैं। तो ये तो एक्चुअल एग्रीमेंट्स है जो वहाँ पर साइन हुई हैं, और एग्रीमेंट्स आप जानते हैं ये उसकी नीयत ही ये होती है कि आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस यू एग्री समथिंग और दैट रिजल्ट्स इन इन्वेस्टमेंट, और इंशाल्लाह उसको भी हमने आगे जो मटीरियलाइज करने के मराहिल हैं। बकिया तकरीबन $7 अरब के MOUs साइन हुए हैं। उसके अंदर यकीनन अब आगे नेक्स्ट चैलेंज यही है कि हम उन MOUs को भी किस तरह JVs में कन्वर्ट करें, और ये अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स हैं। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स JVs जो साइन हुए हैं $1.5 अरब के, उसमें से तकरीबन $600 मिलियन के एग्रीकल्चर के सेक्टर में और $313 मिलियन के आपके मेडिकल सेक्टर में। ओवरऑल अगर आप JVs और MOUs देखें तो देर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, सोलर है, EV है, हेल्थ है, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स मैंने आपसे जिक्र किया, एग्रीकल्चर ऑलरेडी जिक्र किया। जो JVs हैं, जो MOUs हैं, उसके अंदर यकीनन अब हमें जो JV साइन हुए हैं चाहे वो B2B क्यों ना हो, यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पे इंश्योर करने का कहा है और एश्योरेंस दिया है कि वी विल इंश्योर कि कोई रेड टेप रास्ते में नहीं आएगी। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू बिजनेसेस ऑन बोथ साइड्स टू इंश्योर कि ये एग्रीमेंट्स आगे जो ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट होनी है वो जल्द हों, और जो MOUs हैं उसको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं टू इंश्योर दे बिकम JVs, उसके अंदर भी हुकूमत अपना किरदार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, SIFC और BOI की तरफ से जो ज़रूरी है वो इंशाल्लाह फैसिलिटेशन इंश्योर करें। अच्छा, SIFC के तहत हो या हमारे दूसरे प्रोग्राम्स, पिछले 2 सालों में हमने बड़े बयानात सुने। हमने सुना है कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट होगी, कतर से होगी, अमेरिका करेगा, UAE करेगा। अब तक हमने देखा है कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया या हमने रेमिटेंसेस में इजाफा देखा। FDI इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में हमें जो $20 अरब से लेकर $100 अरब की तक की बताई गई है वो नहीं आ रही है। वही पाकिस्तान में 1.5 पौने 2
1.5-2 अरब डॉलर की FDI होती है, जो कि रेगुलर है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लेजेस तो हो रहे हैं, मटीरियलाइज नहीं हो रही चीज़ें। इन द पास्ट शहजाद साहब देखिए, जो MOUs होते हैं ना जी, MOUs का यकीनन फिर एक चैलेंज होता है कि JVs में एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट हो, और एग्रीमेंट्स के बाद ज़्यादा इम्कान होता है कि जल्द इट्स ए कमिटमेंट कि वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो हमने इस दफ़ा, अब मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा था कि 1.5 अरब डॉलर की तो JVs हैं, ये वो हैं जो सॉलिड कमिटमेंट्स हैं, दीज आर एग्रीमेंट्स, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन साइंड, इंशाल्लाह ये रिजल्ट करेंगे। यकीनन ये हमारा चैलेंज है कि हमने JVs को किस तरह, जो इन द पास्ट जो MOUs हमारे दीगर ममालिक के साथ साइन हुए हैं, हमने उनको किस तरह मटीरियलाइज करवाना है। दीगर G2G डिस्कशंस भी हैं, मगर नाउ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह CPEC के बारे में कहा और इसको CPEC 2.0 का, उन्होंने कहा CPEC जो पहला CPEC था वो बुनियादी तौर पे G2G कॉपरेशन थी कि पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, और चाइना ने उस टाइम पर, जिस टाइम पर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, हमें क्रिटिकल सपोर्ट फराम की, जिससे हमने वो लोड शेडिंग का खात्मा किया। मोस्टली लोन्स जी, लोन्स थे ना, मगर एट द सेम टाइम, एट अ टाइम व्हेन वी नीडेड इट, एट द टाइम जिस टाइम पे हमारी वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट थी, अब the entire focus is on ensuring कि B2B focus है, कि पाकिस्तानी बिजनेसेस को फॉरेन बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करें, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो, और दूसरा FDI के अलावा बिल्कुल हमारा ये चैलेंज है अब कि हमने एक्सपोर्ट ग्रोथ इंश्योर करनी है। दैट इज द ओनली वे टू इंश्योर कि हम सस्टेनेबली अपने करंट अकाउंट जो आप बात कर रहे हैं कि चाइना ने उस वक्त आके यहाँ पे मंसूबे लगाए जब हमें बिजली की पावर शॉर्टेजेस थी, और हमने ये किए टेक और पे पर, और इसलिए कि क्योंकि माजी में भी हम देख रहे हैं कि 90 से हमारी जो पॉलिसी चली हुई आ रही है IPPs के साथ, वो टेक और पे थी, जिसको हमने देखा रीनेगोशिएट किया गया है पुराने IPPs के साथ, और ये बार बार बात की गई कि टेक और पे के मुआहदे हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद साबित नहीं होते, बाद में बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें। हमने LNG टर्मिनल्स लगाए, वो भी टेक और पे थे कि कार्गोज आए या ना आए, लेकिन हमें टर्मिनल्स की एक कॉस्ट पे करनी, जो कि गारंटीड रिटर्न होता है उनका। और अभी हम देख रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि 177 कार्गोज कतर डिले करे, यानी कि कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी अगर उतने कार्गोज नहीं आएंगे टर्मिनल पे। अब एक मुआहदा जो होने जा रहा है अजरबैजान के साथ ऑयल पाइपलाइन का, 477 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और इस पर भी जो अजरबैजान की स्टेट ओन कंपनी है सोकार के साथ हम गारंटीड रिटर्न डॉलर बेस पे मुआहदा करने जा रहे हैं, टेक और पे करने जा रहे हैं। अखबार में डॉन में ये लिखा हुआ है कि इस पर बड़े एतराज़ थे मिनिस्टर फॉर पावर सरदार अवैस लगारी साहब के भी, कि हम क्यों उस चीज़ को दोबारा आजमा रहे हैं जो पहले हम कर चुके हैं, उसमें नुकसान हुए, जबकि हम उससे निकलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं करें, IPPs के साथ रीनेगोशिएट करें, तो फिर क्यों हम टेक और पे जा रहे हैं जब हमें पता है कि दिस इज प्रूविंग टू कॉस्टली फॉर अस। जी देखिए, दो बातें हैं शहजाद साहब। एक तो आपने जो बात की ना, जिस वक्त हमने 2013 से 18 की हुकूमत में लेट्स अस्यूम के पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट से 12,000 मेगावाट उस टाइम पे बिजली लगी थी, उस टाइम पे उस वक्त की फाइनेंशियल कंसिडरेशंस और हमारी ऑन द ग्राउंड रिक्वायरमेंट को देखे द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैड टू बी एक्सरसाइज। नाउ ऑब्वियसली वी हैव इनफ जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, और नाउ हम उसके अंदर फिर इंश्योर कर रहे हैं कि हाउ वी कैन इंप्रूव द मेरिट ऑर्डर, हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, दैट इज़ अ लग्जरी दैट वी नाउ हैव। जो आपने बात की सोकार की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मिनिस्टर पेट्रोलियम, आई डोंट हैव दैट, आई एम नॉट इन अ पोजीशन, आपने किसी खबर का हवाला दिया है, मेरे पास उसकी टर्म्स अभी मौजूद नहीं है कि मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकूं या उनके क्या टर्म्स हैं, या मैं उसको या कंफर्म या डिनाई कर सकूं। जी क्योंकि रिपोर्ट ये किया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो पावर डिवीजन है, दोनों इस पर जो है उनके रिजर्वेशंस है कि हमें गारंटीड प्रॉफिट पे नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान इज पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट। मैंने 2 मिसाल दी, IPPs की भी और LNG टर्मिनल्स की भी। प्राइम मिनिस्टर, आई नो दिस, देखा जिस तरह आपने देखा है कि चाइना अभी जब हमने टैरिफ भी रिड्यूस किया था बिजली का 5 माह पहले, तो उसमें IPPs के साथ रीनेगोशिएशन जहाँ तक पॉसिबल थी वो की गई, और आगे भी, एंड दैट शोज कि गवर्नमेंट की एक इंटेंट है टू इंश्योर कि द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑप्टिमल, कि उसके अंदर किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा बर्डन हमारे शहरियों पे या हमारी हुकूमत पर ना आए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को उस तरीके से नेगोशिएट करने की नीयत, वेदर इट इज़ द पेट्रोलियम सेक्टर, वेदर इट इज़ द गैस सेक्टर, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंश्योर किया जा रहा है। इंशाल्लाह जी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इन चीज़ों को ओवरसी करते हैं टू इंश्योर दैट वी गेट डील्स फॉर द पाकिस्तानी सिटीजन्स, जिसमें ना सिर्फ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो, बल्कि इट्स डन एट द मोस्ट अफोर्डेबल अवेलेबल कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।